Hello everyone, welcome to the new lecture of Basics of Civil and Mechanical Engineering. In previous lecture, we have studied about the cements and mortar. If you remember, it's been a while since we have taken the last lecture. Due to some reason, we were unable to take the lecture in previous week. So today we will continue our topic. So in previous lecture, we have studied about the cements and mortar. Okay, that was the third point in our list. Okay, as you all know that we are studying about the building material, the fundamental building materials. Okay, so we have studied about the stones, bricks, and in previous lecture we have studied about the mortars and cements also. So today we will try to cover the two topics, that is point number 4 and point number 5. Point number 4 is a plain reinforced concrete and pre-stressed concrete. Okay. Uh, in point number 4, we will study about the plain cement concrete, then reinforced cement concrete, and also pre-stressed concrete. Okay. And also we will try to cover point number 5 also, that is construction chemicals. What are the chemicals used in concrete? Okay. What are the functions of those chemicals? Okay, we will try to cover these two topics. So let's start with the point number 4, that is plain reinforced and pre-stressed concrete. Okay, so let's start with the basic concept of concrete. uh, Concrete, what is concrete? Concrete आपने देखे हैं, आपके कई दफ़ा आपने देखे होंगे जब कंस्ट्रक्शन होता है तो कंक्रीट आपको पता ही है कि कंक्रीट क्या है. बट कंक्रीट एक्चुअली में कैसे बनता है? व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट? लेट्स सी. कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ थ्री बेसिक कंपोनेंट्स. कंक्रीट जो है वो तीन बेसिक कंपोनेंट का मिक्सचर होता है. तीनों भी आपको पता ही है, बस मैं रिमाइंड करा रहा हूँ. पहला होता है वाटर, एग्रीगेट. एग्रीगेट दो तरह के होते हैं, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट. जब मैं बोलूँगा फाइन एग्रीगेट तो यहाँ पे आएगा सैंड. ठीक है. जब मैं बोलूँ फाइन एग्रीगेट तो समझ लीजिए मैं सैंड की बात कर रहा हूँ. और जब मैं कोर्स एग्रीगेट बोलूँ तो समझ लीजिए मैं ये जिसे हम गिट्टी बोलते हैं हिंदी में, है ना. गिट्टी जिसे हम बोलते हैं, जो छोटे से स्टोन्स होते हैं, गिट्टी, उसे बोलेंगे हम कोर्स एग्रीगेट. और उसके अलावा जो तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो होता है सीमेंट. तो कंक्रीट का जो फॉर्मेशन है वो ये तीन बेसिक मटेरियल की वजह से है, वाटर, एग्रीगेट, सीमेंट. ठीक है ना. एग्रीगेट दो तरह के हैं, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट. देखिए यहाँ पे लिखा है फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट. फाइन का मतलब सैंड होता है, कोर्स का मतलब गिट्टी. ठीक है. चलिए आगे देखते हैं. तो कंक्रीट ये तीनों का मिक्सचर है. अब देखिए, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ कंक्रीट मिक्स विल बी पोर्ड एंड हार्डन इनटू द ड्यूरेबल मटेरियल. ठीक है. ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, इसे हम कंक्रीट मिक्स बोलते हैं. इसे पोर किया जाता है इस तरीके से. देखिए, पोर किया जाता है, फिर ये हार्ड हो जाता है, एक ड्यूरेबल मटेरियल के इसमें के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. जो मटेरियल को हम मिक्स करते हैं जिस तरीके से जो दिख रहा है आपको, ठीक है ना, ये पूरा मिक्स होता है, उसके बाद एक कंक्रीट बनता है. हार्डनिंग ऑफ सीमेंट कंक्रीट इज ड्यू टू केमिकल रिएक्शन बिटवीन सीमेंट एंड वाटर एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड सेटिंग. कंक्रीट जब मिक्स होता है, ये सीमेंट जब मिक्स होता है पानी के साथ, वाटर के साथ, ठीक है ना, तो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसे हम हाइड्रेशन या हीट ऑफ हाइड्रेशन भी बोलते हैं. ठीक है. जब सिविल वाले स्टूडेंट जब थर्ड सेमेस्टर में आएंगे तो एक कंक्रीट टेक्नोलॉजी नाम से एक सब्जेक्ट है, उसमें पूरा डिटेल में रिएक्शंस होंगे. तो आपको ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए एक शॉर्ट में ही बता रहा हूँ कि केमिकल रिएक्शन होता है किसके बीच में? सीमेंट और वाटर के बीच में. द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सीमेंट एंड वाटर इज द मेन रीजन ऑफ हार्डनिंग ऑफ सीमेंट. तो ये जो प्रोसेस होती है मिक्सिंग की, ठीक है ना, जो केमिकल रिएक्शन होता है उसे बोलते हैं हम सेटिंग. वो हो जाता है सेट कंक्रीट. ठीक है. तो देखिए यहाँ पे मटेरियल आपको दिख रहा है. ये देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट होता है सीमेंट. सीमेंट ही सैंड और एग्रीगेट को बांध के रखता है. इसलिए हम सीमेंट को बोलते हैं इट्स लाइक अ बाइंडिंग मटेरियल. इट्स बाइंड बोथ द मटेरियल दैट इज सैंड और एग्रीगेट. ये दोनों को बांध के रखता है, दोनों को पकड़ के रखता है. ठीक है ना. और वाटर जो है वो मिक्स करने का काम आता है, प्लास्टिसिटी क्रिएट करता है. ठीक है ना. वाटर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिक्सिंग प्रोसेस सारी वाटर की वजह से ही होती है. ठीक है ना. तो सीमेंट क्या है? बाइंडिंग मटेरियल है.
एग्रीगेट का काम क्या है, ये जो गिट्टी का, ये वॉल्यूम को बढ़ाता है, ठीक है ना। जो वॉल्यूम वेट कंक्रीट का है उसको बढ़ाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर जो मटेरियल जगह बच जाती है, जो स्पॉट्स बच जाएंगे, उसे फिल करती है सैंड, ठीक है ना। सैंड भी एक तरीके का फिलर एजेंट है। तो इस तरीके से ये मटेरियल के फंक्शंस होते हैं। सीमेंट का काम स्ट्रेंथ देना है, तो एग्रीगेट भी स्ट्रेंथ देगा और सैंड भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। बट एग्रीगेट का जो प्राइमरी काम है वो है वॉल्यूम को बढ़ाना, और सैंड का काम है जो वॉइड्स है उसको फिल करना कंक्रीट में, और वाटर का काम है मिक्सिंग प्रोसेस में रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये होता है कंक्रीट। आई होप आपको ये समझा है, बहुत ईजी है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब कंक्रीट कैसा बनता है, हमेशा हमने देखे हैं, आप लोगों ने कई दफ़ा ये चीज़ देखे होंगे, कंक्रीट किस तरीके से बनाया जाता है। जस्ट मैं रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले कंक्रीट लेंगे, कंक्रीट और सैंड ये दोनों को मिक्स करेंगे। अभी इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंक्रीट और सैंड को, ये सॉरी सीमेंट, सीमेंट लेंगे और सैंड लेंगे, सीमेंट और सैंड को इस तरीके से मिक्स करेंगे। पहली प्रोसेस हो गई मिक्स द सीमेंट विद सैंड, ठीक है ना। ये ठीक है ना, हम इसको ये ट्रॉवेल से मिक्स कर देंगे। एक सिंपल प्रोसेस बता रहा हूँ आपको। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लीन वाटर इसमें मिक्स करेंगे। सीमेंट और सैंड जब ऐड हो जाएंगे, उसके बाद हम इसमें पानी को यानी कि सीमेंट वाटर को ऐड करेंगे, ठीक है ना। पोर क्लीन वाटर ऑन द मिक्सचर, ठीक है। क्लीन वाटर इसमें मिक्सचर में हमने ऐड कर दिया, हो गई सेकंड प्रोसेस। आफ्टर दैट द थर्ड प्रोसेस इज, देखिए यहाँ पे, मिक्स द मिक्सचर विद द स्कूप। इस तरीके से एक स्कूप है, उससे प्रॉपरली इसको हम मिक्स करेंगे, ठीक है ना, ताकि एक वर्केबल कंक्रीट बने। इस तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, इसमें देखिए, इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, कोर्स एग्रीगेट ऐड करेंगे, ठीक है ना। कोर्स एग्रीगेट मतलब गिट्टी, ठीक है ना। जब अभी मैंने बताया फाइन एग्रीगेट मतलब सैंड, कोर्स एग्रीगेट मतलब गिट्टी। तो ये गिट्टी को हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है ना। इसको हम ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे। फिर इसको प्रॉपरली स्कूप से फिर अच्छे से मिक्स करेंगे, और फिर उसके बाद कंक्रीट आपका रेडी हो जाएगा। तो ये होती है प्रोसेस कंक्रीट फॉर्मेशन की, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किए, सीमेंट और सैंड को ऐड किए, उसके बाद पानी को ऐड किए, उसके बाद उसको मिक्सचर को और अच्छे से मिक्स किए। फिर उसके बाद हमने गिट्टी ऐड, कोर्स एग्रीगेट को ऐड किए, फिर उसको प्रॉपरली मिक्स किया और हमारा कंक्रीट रेडी हो गया प्लेसिंग के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट, प्रोडक्शन, यानी कि अब किस तरीके से कंक्रीट को हमको पूरा यूज करना है। देखिए, कंक्रीट के प्रोडक्शन की कुछ 7 स्टेप्स है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले स्टेजेस देख लीजिए, जो 7 स्टेजेस है। बैचिंग ऑफ मटेरियल, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कितना हमको सीमेंट लेना है, कितना हमको सैंड लेना है, उसको एक बैचिंग करेंगे, उसको मेजर करके रख देंगे, ठीक है। मेजर करके रख देंगे, उसे बोलते हैं बैचिंग ऑफ मटेरियल। इसको वॉल्यूम बैचिंग होती है और वेट के हिसाब से भी बैचिंग होती है। वॉल्यूम के हिसाब से भी बैचिंग होती है, वेट के हिसाब से भी होती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे मिक्स करेंगे, जैसे हमने अभी देखे, मिक्सिंग करेंगे, कंक्रीट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। मिक्स करेंगे, पूरा कंक्रीट बन जाएगा। आफ्टर दैट मिक्सिंग, द नेक्स्ट प्रोसेस इज द ट्रांसपोर्टिंग ऑफ कंक्रीट। Suppose you have you have made the concrete approximately 50 meters from the site. So you have to transport that mix also. वहाँ पे जब वो बन गया है 50 मीटर की दूरी पर, तो हम क्या करेंगे, उसे मिक्स करने के बाद उसको हमें पहुँचाना है, कहाँ पहुँचाना है, जहाँ पे हमें कंक्रीट को पोर करना है, यानी कि प्लेस करना है, ठीक है ना। वहाँ पे हमको इसको पहुँचाना है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें, सपोज यहाँ पे आपको ये, ठीक है, यहाँ पे आपको ये इस तरीके से, ये फॉर एग्जांपल ये एक कॉलम है, आप कंक्रीट बना रहे हो कुछ इस जगह पे, ये इस जगह पे आपको कंक्रीट बना दिए, लेकिन आपको इसको यहाँ से लेके यहाँ तक के पहुँचाना पड़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ से लेके यहाँ तक के इसको पहुँचाना पड़ेगा, तो इसको हमको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। मिक्स हो गया यहाँ पर, ये जो है पूरा मिक्स हो गया है कंक्रीट। अब आपको एक कॉलम में या जो भी चीज़ है यहाँ पे उसको पोर करना है, यहाँ पे कॉलम में इसको फिल करना है। ट्रांस मिक्सिंग कर दी, यहाँ पे ये मिक्स हो गया। आप ट्रांसपोर्टिंग के लिए क्या करेंगे, इस तरीके से वन व्हील कार्ट होता है, या अलग अलग घमेला होते हैं, ठीक है ना। घमेलाज में भी हम इसे लेके जा सकते हैं। आप देखते होंगे जनरली घमेले में भर के इसे मैन मेड या मैनुअली ट्रांसपोर्ट किया जाता है।
फिर ये इस तरीके से कार्ट भी होता है जिसमें कंक्रीट फिल करने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक के लेके जाया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टिंग ऑफ कंक्रीट। उसके बाद नेक्स्ट है प्लेसिंग। जब आपने कंक्रीट को यहाँ से ये यहाँ पे फिल ला लिए, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसे हमें यहाँ पे इस तरीके से पोर करना है। ठीक है, ये कंक्रीट को पूरा तरीके से हम फिल कर देंगे। इस कॉलम में एक एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो वी विल प्लेस द कंक्रीट। ठीक है, तो ये होती है प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। हमने यहाँ से पहले मिक्स किए, सबसे पहले हमने बैचिंग किया अलग अलग प्रोपोर्शन में, कितना कंक्रीट डालना है कितना सीमेंट डालना है, फिर उसको पूरा मिक्स किए। मिक्स करने के बाद ये जो हमारी साइट है, सपोज ये कॉलम है, तो हमने क्या किया, इसको मिक्स करने के बाद इसको ट्रांसपोर्ट किए कार्ट के जरिए। ट्रांसपोर्ट करने के बाद इसको यहाँ पे पोर किए या प्लेस्ड किए। ठीक है, अब ये होती है इसकी स्टेप। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप जो थी हमारी वो हम बोल सकते हैं द नेक्स्ट स्टेप इज कॉम्पैक्शन। जैसे कि आपने कंक्रीट को यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है ना, आपने कंक्रीट यहाँ से उठाए थे, आपने यहाँ पे पूरी तरीके से कंक्रीट को फिल कर दिए। ठीक है, ये पूरा जो है वो कंक्रीट से हमने फिल कर दिया, इसको प्लेस कर दिया इसमें। नेक्स्ट स्टेप होती है कॉम्पैक्शन। जैसे कि अज्यूम कीजिए कि एक बीम का सेक्शन है, अब इसमें हम क्या करते जा रहे हैं, कंक्रीट को क्या किया हमने, फिल करते गए। ठीक है ना, यहाँ पे कंक्रीट को इस तरीके से हमने फिल करते गए, इसी डायरेक्शन में हमने कंक्रीट को फिल कर दिया। अब क्या होगा, कंक्रीट पूरी तरीके से यहाँ पे फिल हो जाएगा। ठीक है ना, बट उसके बावजूद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन मतलब आपको अंदर तक के कंक्रीट को अंदर तक के प्लेस करना है, ताकि कंक्रीट हर एक कोने तक पहुंच जाए, हर एक कोने तक, हर एक कॉर्नर तक के कंक्रीट पहुंच जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, वहां पे बन जाएंगे वॉइड्स। इस तरीके से वॉइड्स हो जाएंगे, छोटे छोटी सी जगह खाली रह जाएगी। अगर हमने कॉम्पैक्शन नहीं किए, छोटी छोटी सी जगह खाली हो जाएगी। तो ये जगह जो खाली हो जाएगी ये वॉइड्स बन जाएंगे। आफ्टर दिस वॉइड फॉर्मेशन क्या होगा, स्ट्रक्चर जो है वो वीक हो जाएगा। ठीक है ना, जब वॉइड्स रहेंगे तो स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर उसका जो है जो बीम सेक्शन है उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो बहुत कमजोर रहेगा, वीक रहेगा, क्योंकि वहाँ पे वॉइड्स रहेंगे, पूरी तरीके से एक सॉलिड फॉर्म नहीं होगा। तो ये जो वॉइड्स को अगर आपको हटाना है तो आपको कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा। आप जनरली देखेंगे एक छोटे से रॉड से अच्छे से अंदर तक के कंक्रीट को फिल किया जाता है, ताकि कंक्रीट पूरी तरीके से इस जगह पे फिल हो जाए। ठीक है, कंक्रीट जो है वो पूरी तरीके से इस जगह पे फिल हो जाए, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा कि वो पूरी तरीके से अगर फिल नहीं हुआ तो जो आप बोल सकते हो कि वो वीक रहेगा। ठीक है, तो ये होता है कंक्रीट का फिलिंग। ठीक है, इस तरीके से कंक्रीट जो है वो पूरी तरीके से अंदर तक के जाके पूरा एक एक कॉर्नर तक के ठीक है, इस तरीके से पूरे कॉर्नर तक के वो कंक्रीट जो है वो पहुंच जाना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक भी जगह देखिए ये इस तरीके से एक भी जगह इस तरीके से छूटना नहीं चाहिए, पूरी तरीके से फिल हो जाना चाहिए कंक्रीट। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पैक्शन। अब क्या होगा, ये सब होने के बाद नेक्स्ट स्टेप होती है क्यूरिंग। आप हमेशा देखते होंगे जब भी कोई स्लैब बनता है, कॉलम बनता है, बीम बनता है, तो लोग उसमें पानी डालते हैं, है ना। आप देखते होंगे जैसे कि बीम बन गया तो हम इसमें क्या करते हैं, पानी डालते हैं। ये देखिए जैसे कि ये स्लैब है, तो यहाँ पे देखिए कुछ दिख रहा है पानी जैसा। ठीक है, देखो जैसे कि स्लैब बन गया तो यहाँ पे देखो पानी है। ठीक है ना, इस तरीके से छोटे छोटे से पॉन्ड सेक्शन बनाए गए, इस तरीके से सेक्शंस बनाए थे ताकि पानी इसमें थोड़ा देर स्टोर रहे। ये क्यों करते हैं, क्योंकि जब स्ट्रक्चर एलिमेंट हम बनाते हैं कंक्रीट या बीम, उसमें होती है कमी, कमी होती है मॉइस्चर की, यानी कि पानी की। अगर हम देखिए सबसे क्रिटिकल होता है कोई भी स्लैब बनने के बाद, जो शुरू के 28 डेज होते हैं वो बहुत क्रिटिकल डेज। इसी में कंक्रीट जो है वो अपनी स्ट्रेंथ को हासिल करता है, इसी में कंक्रीट का पूरा खेल होता है, अपनी पूरी स्ट्रेंथ हासिल करता है वो। तो अगर हमने इस ड्यूरेशन में, ठीक है ना, 28 डेज तक के प्रॉपरली क्यूरिंग किए, जनरली हमें स्टार्टिंग के 7 डेज और 14 डेज तक के तो करना ही है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्यूरिंग करना है। क्यूरिंग का मतलब होता है इसमें वाटर का एप्लीकेशन। तो हम इस तरीके से पानी को थोड़ा देर अप्लाई करेंगे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्यूरिंग। ये हम इसलिए करते हैं ताकि मॉइस्चर की कमी ना हो स्ट्रक्चर के एलिमेंट में। जैसे कि स्लैब का सेक्शन है तो यहाँ पे मॉइस्चर ना हो। ठीक है,
यहाँ पे मॉइस्चर ना हो इसलिए हमने ऑलरेडी पानी को यहाँ पे डाल दिया। मॉइस्चर की कमी की वजह से वो स्ट्रेंथ हासिल नहीं कर पाएगा, अगर उसमें पानी नहीं होगा तो स्ट्रेंथ हासिल नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये स्टार्टिंग में करते हैं, बाद में ऐसा नहीं करना है हमको, कुछ दिन तक के ही करना है, तो बनने के बाद भी हम क्यूरिंग नहीं करेंगे सालों तक के, स्टार्टिंग के 28 डेज क्रिटिकल है। ठीक है, इस तरीके से क्यूरिंग हो जाती है, पानी यहाँ पे एप्लीकेशन वाटर का एप्लीकेशन करके मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्यूरिंग। हमेशा आपने देखे होंगे, आप कई दफ़ा देखे होंगे सीमेंट के जो गनी बैग्स है उसको गीला करके उसको वेट करके भी इस तरीके से रख दिया जाता है। जैसे कि बीम सेक्शन है तो यहाँ पे रख देंगे, हम पूरा कवर कर देंगे ताकि वो मॉइस्चर उसको मिलता रहे। ठीक है, ये होती है क्यूरिंग। नेक्स्ट स्टेप इज फिनिशिंग। आप देखते होंगे जब आप प्लास्टर है या फ्लोरिंग है उसको इस तरीके से हम फ्लोर के ज़रिए पूरी तरीके से उसको फिनिश करते हैं, तो ये आखिरी प्रोसेस होती है। इसको बहुत ध्यान से हमको फिनिशिंग पे करना है ताकि कोई मार्क्स वगैरह ना रहे। ठीक है, तो ये होता है कंक्रीट का पूरा प्रोडक्शन। नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं क्लासिफिकेशन, जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम जिसके लिए पढ़ रहे थे। कंक्रीट जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मटेरियल है, ठीक है ना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। ठीक है ना, टुडे कंक्रीट इज द मोस्ट वाइडली यूज मैन मेड मटेरियल एंड कंक्रीट आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बाइंडिंग मटेरियल, बाइंडिंग मटेरियल के हिसाब से कंक्रीट दो इसमें डिवाइड है, सीमेंट कंक्रीट और लाइम कंक्रीट। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में मोर्टार में पूरा देखे थे। सीमेंट कंक्रीट जिसमें हम सीमेंट यूज़ करते हैं एज अ बाइंडिंग मटेरियल, और लाइम कंक्रीट में हम लाइम को यूज़ करते हैं एज अ बाइंडिंग मटेरियल। इस तरीके से देखिए, एग्रीगेट, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, वाटर, ये पूरा मिक्सचर है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द डिजाइन ऑफ कंक्रीट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन हियर इज अकॉर्डिंग टू द डिजाइन ऑफ कंक्रीट, जो हमें पढ़ना है। ठीक है, हमको ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज कि हम इस चीज़ को पढ़ें। ठीक है, ये जो हमारा ये वाला पॉइंट है, ठीक है, इसे हमें प्रॉपरली पढ़ना है आज। दैट इज अकॉर्डिंग टू द डिजाइन ऑफ कंक्रीट। उसके बाद नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द सॉरी, इसके पहले हम इन तीनों में जो इम्पोर्टेंट है डिज़ाइन के हिसाब से देखेंगे तो पहला है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट जिसको हम आरसीसी बोलते हैं, उसके बाद प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट। ये तीन हमको टाइप पढ़ना है, सबसे इम्पोर्टेंट। थर्ड क्लासिफिकेशन भी होती है जिसमें पर्पस के हिसाब से, जैसे कि वैक्यूम कंक्रीट, एयर एंट्रेन कंक्रीट और लाइट वेट कंक्रीट। ये इतना इंपॉर्टेंट अभी नहीं है आपके लिए, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मोर्टार में। हमको ये सेकंड क्लासिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में। तो हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द डिजाइन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंक्रीट, प्लेन सीमेंट, रेनफोर्स सीमेंट एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट। लेट्स सी वन बाय वन ईच एवरीवन। फर्स्ट इज प्लेन सीमेंट कंक्रीट। सबसे पहले देखते हैं कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट क्या होता है। नाम से ही आपको ये समझ में आ जाएगा प्लेन सीमेंट कंक्रीट में क्या होता है। द प्लेन कंक्रीट विल हैव नो रेनफोर्समेंट। सबसे पहली स्टेप, सबसे पहली चीज़ और इम्पोर्टेंट, इसमें रेनफोर्समेंट यानी कि स्टील नहीं होता है, इसमें स्टील नहीं होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट में। इसमें सिर्फ क्या होता है, सीमेंट, एग्रीगेट और वाटर का मिक्सचर। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट। इसके जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो क्या है, सीमेंट, एग्रीगेट और वाटर, ये तीन ही चीज़ें हैं इसमें। एग्री स्टील बिल्कुल भी नहीं है इसमें। अगली चीज़ देखिए यहाँ पे, इस तरह के जो कंक्रीट है, दिस टाइप ऑफ कंक्रीट इज मेनली यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पेवमेंट। आप देखते होंगे जो हमेशा आप जब कहीं पर जाते होंगे, सीमेंट के जो पेवमेंट्स है, ठीक है ना, जनरली इसमें स्टील तो होता ही है, बट कई दफ़ा उसमें स्टील नहीं भी होता है। ठीक है, जो पेवमेंट्स है, फ्लोरिंग करते हैं हम, जब बिल्डिंग के कुछ सेक्शन है जैसे कि स्लैब को प्लास्टरिंग करना है, प्लास्टरिंग वगैरह में प्लेन सीमेंट कंक्रीट का यूज़ किया जाता है, और फ्लोरिंग में भी हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट का यूज़ करते हैं। ठीक है, जहाँ पे स्टील नहीं आएगा। अब ये कंक्रीट कहाँ यूज़ करेंगे, स्पेशली इन एरियाज वेयर देयर इज लेस डिमांड ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ। हमने पहले ही लेक्चर में देखे थे कि कंक्रीट जो है वो कॉम्प्रेशन में स्ट्रांग है लेकिन टेंशन में वीक है। ठीक है ना, तो टेंशन को स्ट्रांग करने का काम कौन करता था, स्टील करता था। तो जब हम स्टील यूज़ ही नहीं कर रहे तो हम ऐसी जगह पे इसको यूज़ करेंगे जहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ की डिमांड नहीं है। तो कहाँ पे हो सकता है, आप स्लैब, ये आपके
प्लास्टरिंग में हो सकता है, फ्लोर में हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये हम यूज़ कर सकते हैं। द ड्यूरेबिलिटी इज गिवन बाय दिस टाइप ऑफ कंक्रीट इज सेटिस्फैक्टरी टू हायर एक्सटेंट। ये एक अच्छा ड्यूरेबल कंक्रीट होता है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से बन रहा है, इसमें स्टील नहीं है। ये देखिए फ्लोरिंग में यूज़ हो रहा है, फ्लोरिंग में ज़्यादातर पीसीसी यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका यूज़ मैं और बता देता हूँ आपको। जब फाउंडेशन के लिए इस तरीके से हम एक्सकेवेशन करते हैं, इसके ऊपर फुटिंग आती है, तो ये जो नीचे सबसे लो लेवल पे जो जिसे हम बोलते हैं बेड ऑफ कंक्रीट, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से कंक्रीट बिछाया जाता है। यहाँ पे हम पीसीसी यूज़ करेंगे, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। इसके ऊपर क्या आएगी, कॉलम की फुटिंग या फाउंडेशन आएगा। सबसे नीचे प्लेन सीमेंट कंक्रीट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो स्टील नहीं है। ठीक है, स्टील का सेक्शन, स्टील वगैरह नहीं है। इसके अलावा पेवमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, रोड पेवमेंट में भी इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा डैम्स बनाने में जो मास कंक्रीट वर्क है, जो डैम्स बनाते हैं, ग्रेविटी डैम, रिटेनिंग वॉल, ठीक है ना, जो बड़े बड़े डैम्स बनाते हैं उसमें स्टील सेक्शन नहीं डालते, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर हम इतने बड़े सेक्शन में स्टील डालेंगे तो। उसके अलावा आप देखते होंगे टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, जो फ्लोरिंग है टेनिस कोर्ट या बास्केटबॉल कोर्ट की, वहाँ पे पीसीसी यूज़ करते हैं। याद रखिए पीसीसी हमेशा फ्लोरिंग में ज़्यादातर यूज़ होगा, फ्लोरिंग में। ठीक है, तो ये होता है पीसीसी। अब आगे देखते हैं आरसीसी, यानी कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। इंडिकेटेड बाय द नेम इटसेल्फ, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में रेनफोर्स का मतलब होता है स्टील। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट माने कि रेनफोर्स का मतलब होगा उसमें स्टील का, ठीक है ना, लोहा या रेनफोर्समेंट डालना। और जब हम सीमेंट में इस तरीके से देखिए, ये कॉम्बिनेशन देखिए, फोटो में देखिए, यहाँ पे देखिए स्टील बार्स और कंक्रीट है, ये पूरा मिक्स करके एक सेक्शन बनता है, इसे बोलते हैं हम आरसीसी, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। द सीमेंट कंक्रीट इन विच reinforcement is embedded for taking tensile stress is called as reinforced cement concrete। अब यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस का काम आएगा। जब स्लैब है या इस तरीके से देखो, ये बीम का सेक्शन है, यहाँ पे लोड आएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ नीचे क्या होगा, ये टेंशन क्रिएट होगा। टेंशन का मतलब क्या होगा, ये इस तरीके से इस डायरेक्शन में टेंशन क्रिएट होगा। ठीक है, और ऊपर क्या आएगा, ऊपर इस तरीके से कॉम्प्रेशन आएगा। तो ऊपर तो आप रेनफोर्समेंट नहीं डाल रहे तो चल जाएगा, लेकिन नीचे रेनफोर्समेंट कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टेंशन हो रहा है, खींच रहा है, टेंशन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रेनफोर्समेंट मस्ट है। यह होता है टेंसाइल स्ट्रेस यहाँ पे क्रिएट होगा। तो ऐसे सेक्शन में, यानी कि बीम, कॉलम, स्लैब, यहाँ पे रेनफोर्समेंट मस्ट है। यहाँ पे पीसीसी यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे आरसीसी कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ पे टेंशन आ रहा है। यहाँ पे स्टील जब हम इम्बेड करेंगे, स्टील को ऐड कर देंगे, कंक्रीट और स्टील को, तो बन जाएगा आरसीसी। ठीक है, आरसीसी इज इक्वली स्ट्रॉन्ग इन कॉम्प्रेशन एंड टेंशन। आरसीसी जो है वो टेंशन में भी स्ट्रॉन्ग होगा। जब हम देखो यहाँ से इस तरीके से हमने एक स्टील डाल दिया, यहाँ पे अब ये जो लाइन दिख रही है ये स्टील की लाइन है, तो ये जब हमने इसमें स्टील डाल दिए तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे जो क्रैक, इस तरीके से क्रैक नहीं आएगा, हल्के फुल्के क्रैक तो आगे आते ही है, लेकिन इस तरीके से टूटेगा नहीं बीम सेक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो टेंशन है उसको बियर कर लिया है इस स्टील सेक्शन में। ठीक है, इट इज हार्ड, ड्यूरेबल एंड कैन बियर ऑल टाइप ऑफ स्ट्रेसेस। आरसीसी जो है वो बहुत हार्ड है, ड्यूरेबल है और हर तरह के स्ट्रेसेस को झेल सकता है। आरसीसी इज यूज फॉर कॉलम, बीम, स्लैब, फाउंडेशन, रिटेनिंग वॉल, वाटर, ऑयल टैंक्स। और रोड पेमेंट में देखिए, अभी आप बोलोगे कि रोड पेमेंट को मैंने पीसीसी में बताया, मैंने क्लियर किया कि कई केसेस में नहीं डालते, लेकिन जनरली रोड पेमेंट में आरसीसी डाला, आरसीसी होता ही है, यानी कि उसमें स्टील के बड़े बड़े रॉड डाले ही जाते हैं, क्योंकि उसमें गाड़ी के हैवी लोड जाएंगे। कंक्रीट के पाइप में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वॉल में टेंशन क्रिएट होता है कंक्रीट पाइप में। यहाँ पे भी स्टील के बनाए जाते हैं कंक्रीट के बड़े बड़े पाइप्स। ठीक है, तो ये होता है हमारा आरसीसी। ठीक है, आरसीसी बहुत ईजी है, पीसीसी आरसीसी आपको आसानी से समझ गया होगा। देखो यहाँ पे कोई स्टील नहीं है पीसीसी में, लेकिन आरसीसी में स्टील है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आरसीसी का यूज़ देख लो, फिर से बता देता हूँ एक बार। आरसीसी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन एलिमेंट सच एज बीम, कॉलम, स्लैब। देखो ये स्लैब का सेक्शन है, ये कॉलम का सेक्शन है, यहाँ पे स्टील तो डलता ही है। ठीक है, दे आर यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, रिटेनिंग वॉल, डॉक्स, हार्बर, अंडर वाटर स्ट्रक्चर। जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर है वो आरसीसी वाले होते ही है, एक्सेप्ट बड़े बड़े डैम्स को छोड़ के। ठीक है ना, डैम्स को छोड़ के जो ब्रिजेज है, यहाँ पे बहुत हैवी लोड आने वाला है,
ठीक है। उसके अलावा आरसीसी यूज फॉर बिल्डिंग टॉल स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना, यानी कि मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, 2 फ्लोर के ऊपर की बिल्डिंग्स के लिए आरसीसी कंपलसरी है। चिमनीज, टावर्स, यहाँ पे भी यूज किया जाता है। So these are all about the RCC. Now let's move to the next thing, that is pre-stress concrete. ठीक है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट जो है एक मॉडिफिकेशन है, मॉडिफाई किया गया। सबसे पहले प्लेन कंक्रीट आया था, उसके बाद रेनफोर्स कंक्रीट आया, और रेनफोर्स कंक्रीट के बाद जो नेक्स्ट चीज डेवलप की गई वो थी प्री स्ट्रेस कंक्रीट। ठीक है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या होता है देखो, it is a modification of reinforced concrete which not only eliminates the weakness of concrete in tension but also make it possible to take full advantage of compressive strength of concrete। ठीक है, इसको मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है, इसमें ना तो टेंशन आएगा, ये प्री स्ट्रेस का एक सेक्शन है, इसमें ना तो टेंशन ज़्यादा आएगा ना ही कॉम्प्रेशन। इसमें हम कंक्रीट जो सबसे स्ट्रॉन्ग काय में है, कंक्रीट सब सीमेंट या कंक्रीट सबसे स्ट्रॉन्ग है कॉम्प्रेशन में, सिर्फ कंक्रीट जो है वो कॉम्प्रेशन में बहुत स्ट्रांग है। तो हम उसकी इस एबिलिटी को सबसे ज़्यादा इसमें यूज़ करेंगे, यानी कि उसकी कॉम्प्रेशन वाली स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। कैसा, ज़रा एग्जांपल के तौर पे देखिए। आपको पीसीसी तो समझ गया, आरसीसी भी समझ गया होगा। अब हम देखते हैं प्री स्ट्रेस, नाम से समझिए, प्री स्ट्रेस, पहले ही स्ट्रेस देना, ठीक है ना, पहले ही स्ट्रेस देना। इसमें क्या होता है देखो, ठीक है, जैसे कि आपको अगर प्री स्ट्रेस कंक्रीट को समझना है तो इस इमेज को देखिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्री स्ट्रेस कंक्रीट में क्या किया जाता है, पहले से स्ट्रेस दिया जाता है। जैसे कि इस तरीके से हम अब्यूटमेंट बना देते हैं, दो सेक्शन, यहाँ पे एक जैक बनाते हैं। जैक का काम है इसको वायर को खींचना। ये स्टील का एक टेंडन है, स्टील टेंडन मतलब स्टील का एक वायर है। ये स्टील टेंडन को हम जैक के जरिए पूरी तरीके से खींचेंगे, दोनों तरीके से टेंशन इस डायरेक्शन में। देखिए ये जो डायरेक्शन का साइन दिख रहा है, यहाँ पे इसको पूरी तरीके से खींच देंगे इधर साइड, ठीक है ना, स्ट्रेच करेंगे पूरा। जब ये वायर स्ट्रेच हो गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये सेक्शन को कास्ट करेंगे। ये जो सपोज एक बीम सेक्शन है, इमेजिन कीजिए, इसमें फिर जब पूरी तरीके से टेंशन अप्लाई हो गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगी इसको कास्ट करना। पूरी तरीके से हम इसको कास्ट कर देंगे। अब समझ लीजिए आपने क्या किए, सबसे पहले वायर को खींचे, उसके बाद कंक्रीट को कास्ट किए। कास्ट होने के बाद हम यहाँ से इसको कट करेंगे, इस वायर को यहाँ पे कट करेंगे, यहाँ पे कट करेंगे। अब सोचिए, ये स्टील वायर की कुछ तो इलास्टिसिटी होगी, जैसे ही हमने कट किए ये रिवर्स आएगा, ये स्टील वायर रिवर्स आएगा। जब ये स्टील वायर रिवर्स आएगा तो कंक्रीट क्या होगा, कॉम्प्रेस्ड होगा। जैसे स्टील वायर रिवर्स आएगा ये कंक्रीट कॉम्प्रेस्ड होगा। कॉम्प्रेस्ड होने की वजह से देखिए यहाँ पे इसके अंदर कॉम्प्रेशन स्ट्रेसेस पूरी तरीके से भर जाएंगे। ट्रांसफरिंग ऑफ प्री स्ट्रेस, ये जो नेक्स्ट स्टेप है, इसमें क्या होगा, जैसे ही हमने वायर को काटे ये रिवर्स आएगा, इस तरीके से रिवर्स आएगा। और ये जो सेक्शन है हल्का सा इस तरीके से ऊपर के डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, बहुत हल्का सा। वो आपको नॉर्मल नेकेड आई से नजर नहीं आएगा, बट इस तरीके से वो इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में हल्का सा अपवर्ड होगा। अब क्या हुआ इसमें, कंक्रीट में क्या हुआ, यहाँ पे कंप्रेशन हुआ कि नहीं हुआ, ये कंप्रेस्ड हुआ ना सेक्शन। इसलिए क्या बोला था जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे कि वो कंप्रेशन का फुल यूज करता है प्री स्ट्रेस में। तो इस तरीके से अब क्या होगा, कंप्रेशन का फुल यूज होगा। जो सेक्शन दिखेगा प्री स्ट्रेस में वो इस तरीके से दिखेगा। इतना समझ गए आप लोग कि प्री स्ट्रेस में इस तरीके से सेक्शन दिखेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, जब ये सेक्शन फिर क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये सेक्शन दिखेगा। ये हल्का सा दिख नहीं रहा है बट ये हल्का सा ना इस डायरेक्शन में ऐसा डिफ्लेक्टेड है, ये दिखेगा नहीं बट इस डायरेक्शन में हल्का सा डिफ्लेक्टेड है। अब क्या होगा देखो, प्लेन में लोड आया अंदर की तरफ, ये नीचे की तरफ टूट गया। प्री स्ट्रेस में क्या होगा, डिफ्लेक्ट हो गया क्योंकि इस तरीके से इसका कर्व है। लेकिन प्री स्ट्रेस में क्या है, इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हुआ, जिसकी वजह से जो लोड आएगा जब ये सेटल होगा तो ये रेंज में आके सेटल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो जितना भी लोड आएगा वो आसानी से उसे बियर करके इस लेवल पे सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से काम करता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट। ठीक है, पहले से ही हमने वायर को स्ट्रेच करे थे, कंक्रीट कास्ट किए, फिर वायर को काटे तो वो कंप्रेस्ड हो गया। यहाँ पे देखिए ये क्या करता है, इट टेक फुल एडवांटेज ऑफ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। लिए कि नहीं लिए पूरा एडवांटेज कॉम्प्रेशन का। ठीक है, नेक्स्ट इज द कंक्रीट इज सब्जेक्टेड टू compressive stresses before the external loads are applied by inducing
tensile stresses in the reinforcement to counteract the tensile stresses in the concrete caused by external load. सिंपल, इतना इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल इसका मैं मीनिंग बताता हूँ कि यहाँ पर जब हमने ऑलरेडी इसमें स्ट्रेसेस इतने डाल दिए हैं कि वो इतना ऑलरेडी स्ट्रांग हो चुका है कि उससे जब एक्सटर्नल लोड, एक्सटर्नल स्ट्रेसेस डालेंगे तो उससे वो आसानी से बियर कर लेगा। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है उसको बियर करना। ठीक है, ये इसका मीनिंग था। इसमें दो तरह के होते हैं, दो टाइप के प्री स्ट्रेसिंग होती है। पहली होती है प्री टेंशनिंग, दूसरी होती है पोस्ट टेंशनिंग। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल में। ये जो हमने की ये होती है प्री टेंशनिंग। इसमें क्या किया हमने, पहले से ही वायर को स्ट्रेच कर लिए, उसके बाद कास्टिंग की, उसके बाद कंक्रीट इसमें फिल किए, ये थी प्री टेंशनिंग। पोस्ट टेंशनिंग में क्या होता है, कंक्रीट जब कास्ट कर लेते हैं उसके बाद उसको स्ट्रेच करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद उसको स्ट्रेच करते हैं तो वो होती है पोस्ट टेंशनिंग, बाद में उसको टेंशनिंग करना। ठीक है, दोनों ही इफेक्टिव है बट प्री टेंशनिंग जो है वो ज़्यादातर यूज़ की जाती है। देखिए प्री स्ट्रेस कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। देखो सबसे पहले तो ये बड़े बड़े ब्रिज के जो गर्डर्स है, इस तरीके से ब्रिज कंस्ट्रक्शन में बड़े बड़े जो बीम है, गर्डर्स मतलब बड़े वाले बीम्स, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। आप देख रहे होंगे मेट्रो का काम चल रहा है, बड़े बड़े पियर सेक्शन या ब्रिज के बड़े बड़े गर्डर्स को ट्रक के जरिए देख रहे होंगे आप, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। वो प्री स्ट्रेस सेक्शन है, उसे बस वो कास्ट हो चुका है ऑलरेडी, उसे बस ला के फिट करना है ब्रिज में। ब्रिज में तो जनरली प्री स्ट्रेस ही यूज़ किया जाता है। द लार्ज स्पैन बीम्स आर पॉसिबली प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट, जनरली वो प्री स्ट्रेस ही होता है। रेलवे के स्लीपर्स या इलेक्ट्रिक पोल सबसे अच्छा एग्जांपल है। आपको याद, रेलवे ट्रैक में आपने देखे होंगे इस तरीके से, जैसे कि ये एक ट्रैक है तो आप हमेशा देखे होंगे बीच में इस तरीके से कंक्रीट के स्लीपर्स होते हैं, है ना। ये देखिए इस तरीके से, ये तो रेल की लाइंस हो गई, रेल्स हो गए जिसके ऊपर व्हील रहते हैं। आप देखते होंगे इस तरीके से क्या रहते हैं, वो कंक्रीट के होते थे, स्टील के होते थे। तो जो कंक्रीट के जो स्लीपर है उसको प्री स्ट्रेस होते हैं, एक साथ बहुत सारे स्लीपर्स को कास्ट किया जाता है, उसमें प्री टेंशनिंग का यूज़ किया जाता है, तो वो भी प्री स्ट्रेस का एक एग्जांपल है। उसके अलावा जो बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट है, स्टील प्लांट है, ठीक है ना, ट्रांसमिशन पोल्स है वहाँ पे भी प्री स्ट्रेस को यूज़ करते हैं। प्री स्ट्रेस बहुत स्ट्रॉन्ग है इसलिए इसे बड़े बड़े सेक्शन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल देखो, जैसे कि ये एक बीम का सेक्शन है, ठीक है ना, इसके ऊपर आपने एक ट्रक को गुजारे, सपोज अ कंक्रीट बीम विल बिगिन टू बेंड व्हेन हेवीली लोडेड, इस तरीके से बेंड होना चालू होगा। देखो फिर नेक्स्ट स्टेप, इसका बेस से क्रैक होना होना चालू हो जाएगा। ठीक है ना, अगर ये प्लेन सीमेंट कंक्रीट है तो। लेकिन अगर आप इसमें एक रेनफोर्समेंट डाल दो तो देखिए, प्लेसिंग अ स्टील रॉड इनसाइड द बीम होल्ड्स द कंक्रीट टुगेदर एंड स्टॉप द बीम फ्रॉम क्रैकिंग, इस तरीके से क्रैकिंग से स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको और स्ट्रेच कर दो, अच्छे से ताकत से उसको स्ट्रेच कर दो, यानी कि उसमें ऑलरेडी एक स्ट्रेस इंड्यूस कर दो, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। स्ट्रेचिंग द रॉड एंड देन रिलीजिंग इट टू स्क्वीज द कंक्रीट मेक्स द बीम वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये एक जस्ट एग्जांपल है आपके प्री स्ट्रेस कंक्रीट का। ठीक है, नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट थिंग इज द कंक्रीट केमिकल्स। इसे हम देख लेते हैं कि कंक्रीट केमिकल्स क्या होते हैं शॉर्ट में। ठीक है, कंक्रीट के जो केमिकल्स है, ये हम कंक्रीट में एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें डालते हैं। जनरली तो पानी, sand, aggregate, water, sand, aggregate, cement. These are the normal mix for concrete. But sometimes we added the extra things in the concrete just to get some certain objectives, just to attain some certain objectives. जैसे कि देखिए यहाँ पे concrete chemicals और add mixture, जो concrete के chemical से याद रखिए उसको बोला जाता है add mixture। नाम से समझ में आ रहा है, mixture में add की जाने वाली चीज़ add mixture। Are material other than cement, aggregate and water that are added to concrete either before or during its mixing to alter its properties। ठीक है ना, to alter its properties such as workability, curing temperature, range, set time और color। इसे हम या तो देखिए यहाँ पे पहले ही ऐड कर देते हैं या मिक्सिंग के टाइम पे ऐड करते हैं। जनरली मिक्सिंग के टाइम पे ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं, प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा चेंज करने के लिए। कौन सी प्रॉपर्टीज, वर्केबिलिटी, मैंने बताया था कंक्रीट जैसे ही मिक्स हो गया, रेडी हो गया, वो कुछ देर के लिए वर्केबल होता है, यानी कुछ देर के लिए आप उसे जहाँ चाहे वहाँ प्लेस कर सकते हैं, जिस शेप में डालना चाहे डाल सकते हैं। लेकिन जब वो हार्ड हो गया तो वो वर्केबल नहीं रहेगा, तो वो होती है वर्केबिलिटी। क्यूरिंग टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे वो क्यूर हो रहा है, उसकी रेंज क्या है। फिर सेटिंग टाइम,
कितनी देर में कंक्रीट हार्ड हो रहा है। इन प्रॉपर्टीज़ को अगर आपको कम ज़्यादा करना है तो हम यहाँ पे एडमिक्सचर्स का यूज़ करेंगे। Some concrete admixtures have been used in very long time in concrete construction, such as calcium chloride to provide a cold weather setting concrete. Calcium chloride को हम cold weather में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे एडमिक्सचर्स है। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एडमिक्सचर्स। कुछ इंपॉर्टेंट एडमिक्सचर देखिए 5 तरह के हैं। रिटार्डर, एक्सेलरेटिंग, सुपर प्लास्टिसाइजर, एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर एंड वाटर प्रूफिंग एडमिक्सचर। नाम से ही आप इतनी आसानी से इसका अंदाज़ा लगा सकते हो इनके नाम से ही इनके काम पता चल सकते हैं। द नेम इंडिकेट इटसेल्फ देयर फंक्शंस। ओके, द नेम is easily indicating their functions. For example, first is the retarder. Now retarder यानी कि टाइम को स्लो करना, रिटार्ड करना, ठीक है ना। जैसे कि रिटार्डर एडमिक्सचर स्लो डाउन द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, लेंथनिंग द सेटिंग टाइम। जैसे कंक्रीट मिक्स हुआ वो जल्दी सूख जाएगा। अगर गर्मियों का मौसम है, हॉट वेदर है, तो कंक्रीट बहुत ही जल्दी सूखेगा। अब आपको अगर इतना टाइम ही नहीं मिल रहा है कि कंक्रीट को थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करे, प्लेस करे, इतने जल्दी वो सूख जा रहा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा सा आपके पास वक्त होना चाहिए कि कंक्रीट आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाए, प्लेस हो जाए, कॉम्पैक्ट हो जाए। इस सिचुएशन में कंक्रीट को वर्केबल बनाने के लिए, रखने के लिए कुछ देर और हमें रिटार्डर एडमिक्सचर का यूज़ करना पड़ता है। रिटार्डर एक तरह का एडमिक्सचर है जो कि टाइम को बढ़ाता है, सूखने जो हार्डनिंग टाइम है, सेटिंग टाइम है सीमेंट का, तो थोड़ी जितनी देर में वो सेट होता है उस टाइम को थोड़ा सा बढ़ाता है। ये हम जनरली हॉट वेदर में यूज़ करेंगे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है, जहाँ पे जल्दी से चीज़ें सूख रही है, क्योरिंग जल्दी हो रही है, वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। Retarders are beneficially used in hot weather condition in order to overcome accelerating effect of higher temperature and large masses of concrete on setting time. Because most retarders also act as water reducer, they are frequently called as water reducing retarders. इसमें इसे generally water reducing retarders भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज एक्सेलरेटिंग, ये जस्ट अपोजिट है रिटार्डर का। इसमें क्या करते हैं हम, एक्सेलरेट करते हैं शॉर्टनिंग टाइम को, ठीक है ना। एक्सेलरेटर्स शॉर्टन द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट अलाउिंग इन कोल्ड वेदर। अब जैसे हॉट वेदर में जल्दी सूख रहा था, कोल्ड वेदर में वो जल्दी नहीं सूखेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो एक एडमिक्सचर आता है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड अगर हम इसमें डालें तो सीमेंट जो है वो जल्दी हार्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से एक्सेलरेटर का हम यूज़ करेंगे। जहाँ पे हमको जल्दी से जल्दी फॉर्म वर्क को रिमूव करना है या फिनिशिंग जल्दी करना है, वक्त लग रहा है सूखने को, तो वहाँ पर एक्सेलरेटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम सुपर प्लास्टिसाइजर। सुपर प्लास्टिसाइजर क्या होता है, एक तरह का प्लास्टिसाइजर है, इंक्लूड वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर। इसमें पानी की, जब देखिए हम कोई भी जगह जैसे कि एक स्लैब में कंक्रीट को डालें, कंक्रीट में अगर फ्लो नहीं हो रहा है, कंक्रीट जो है वो फ्लो नहीं हो पा रहा है, यानी कि अगर वो फ्लो नहीं होगा तो हर एक कोने तक नहीं पहुंचेगा, सेक्शन के बीम के हर एक कोने तक नहीं पहुंचेगा। तो ऐसे केस में द फ्लो प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए हम प्लास्टिसाइजर को डालते हैं उसमें, ठीक है। प्लास्टिसाइजर्स आर एडमिक्सचर दैट अलाउ लार्ज वाटर रिडक्शन एंड ग्रेटर फ्लो एबिलिटी। तो इसमें क्या होगा, कंक्रीट हर एक कोने तक पहुंचेगा, उसमें फ्लोइंग प्रॉपर्टी बढ़ाता है प्लास्टिसाइजर, ठीक है ना। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर। देखिए एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर जो है, देखिए एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स एंड एंट्रेन स्मॉल एयर बबल्स इन द कंक्रीट। देखिए इस तरीके से जो एयर बबल्स फॉर्म हो जाते हैं, इससे आपको अगर हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर उसमें ऐड करना पड़ेगा। ये स्पेशल एडमिक्सचर्स आते हैं। ये कब होता है, जब जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर में हम कंक्रीट को कास्ट करें, तो पानी इसके अंदर जब जाता है तो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो एक तरीके का इसे फ्रीज एंड थॉ प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है ना। जब इसमें जाएगा तो पानी क्या होगा, इस तरीके से एक तरह का बर्फ़ बन जाएगा। बर्फ़ बनने के बाद वो एक्सपांड हो जाएगा और इस तरीके से होल हो जाएंगे। इस प्रोसेस को रिमूव करने के लिए हमें एयर एंट्रेनिंग को एजेंट को डालना पड़ता है, ताकि इस तरीके से फॉर्म ना हो बबल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज वाटर प्रूफिंग एडमिक्सचर। ये आपने बहुत दफ़ा सुने होंगे। कंक्रीट में पहले ही मिक्सिंग करते वक्त वाटर प्रूफिंग एडमिक्सचर जैसे कि एसफाल्ट, कुछ एमल्जन्स आते हैं, कुछ ऑयल्स आते हैं,
उसे हम पहले से ही कंक्रीट में डालते हैं। जैसे आपने डॉक्टर फिक्सिट का नाम सुने हैं, जो एड्स वगैरह आती है, उसे भी कंक्रीट में डाल दिया जाता है, ताकि जब बारिश वगैरह हो तो कंक्रीट पानी जो है वो स्ट्रक्चर के अंदर ना आए। ठीक है, तो पानी को रोक लेता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज वाटर प्रूफिंग या डैम प्रूफिंग एडमिक्सचर। ठीक है, तो ये था हमारा एक लेक्चर जो कि हमने प्री स्ट्रेस और रेनफोर्स कंक्रीट और केमिकल्स के ऊपर लिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी मटेरियल्स को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।